वेलकम टू सिंप्लीफाइड। सो इस सीरीज़ में हम लोग एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी लेबर लॉज हैं उसके हम हर लेबर लॉ की कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज जो कि है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे सीए फाउंडेशन में हो या फिर एएलसी के एग्ज़ाम में या ईपीएफ के एग्ज़ाम में जो आए हों उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो हम शुरुआत कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 से। सो फर्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 इज टू डिफाइन द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लियरली। ठीक है। सो स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी डन इन द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। नेचर ऑफ वर्क के बारे में लिखा रहेगा, अटेंडेंस, और इसमें लीव रूल्स जो भी होंगे उस फैक्ट्री में, वो सब उसमें लिखा रहता है। ठीक है। ये हो गया स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1947। ठीक है। ये जो एक्ट है ये 1946 में इनेक्ट हुआ था, बट 1 अप्रैल 1947 को ये लागू हुआ था। द एक्ट अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग। इसकी कंडीशंस क्या है, 50 या फिर ज़्यादा, 100, 150 या 200। 100 वर्कमैन्स, मिनिमम 100 वर्कमैन अगर हैं वहाँ पे ये एक्ट अपने आप लागू हो जाएगा। ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट मीन्स, कौन होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? जो भी स्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगी, लाइक मेजर पोर्ट्स, रेलवेज, ऑयल फील्ड्स, ये सब क्या आएंगी, इनके लिए कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और जो अदर इस्टेब्लिशमेंट्स होंगी उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल और स्टेट डिपेंडिंग ऑन दी इस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन सी होंगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन सी होंगी, ये सब मैनेज होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से। यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में वो इस्टेब्लिशमेंट जिनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस एक्ट में भी उनके लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। ठीक है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो इस्टेब्लिशमेंट्स होंगी जिनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट है, इस एक्ट में भी उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही रहेंगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से इसमें मैनेज होगा। द एक्ट रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू डिफाइन द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू, किसके थ्रू? स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? रिगार्डिंग वर्कमैन्स क्लासिफिकेशन, अटेंडेंस, लीव्स, मिसकंडक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स? कौन करता है इनको सर्टिफाई? यानी एम्प्लॉयर जो होता है वो जब भी उसकी इस्टेब्लिशमेंट में ये जो एक्ट है, यानी जैसे उसकी इस्टेब्लिशमेंट में 100 से ज़्यादा वर्कर्स हो गए, वो क्या करेगा? 5 कॉपीज़ ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स विद इन 6 मंथ्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी। समझ रहे हो? यानी मान लो आज एक्स कोई कंपनी है, इसमें आज 100 से ज़्यादा लोग पूरे हो गए, तो आज से 6 मंथ्स के अंदर उसको जो 5 कॉपीज़ हैं, एक स्टैंडिंग ऑर्डर पूरा बनाना पड़ेगा, उसकी 5 कॉपीज़ भेजनी पड़ेंगी सर्टिफाइंग ऑफिसर को। ठीक है। और ये सर्टिफाइंग ऑफिसर फिर क्या करेगा? उनमें से एक कॉपी को भेजेगा किसके पास? जो वर्कमैन, जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अगर कोई यूनियन है या फिर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है कोई, उनके पास भेजेगा। और ये जो यूनियन है इनके पास 15 डेज़ का टाइम होगा अपने ऑब्जेक्शंस को सीईओ के पास भेजने का। ठीक है। अगर उनके कोई ऑब्जेक्शंस हैं स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए किसी प्रोविजंस को लेके। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स? इट्स सर्टिफाइंग ऑफिसर। ठीक है। सेक्शन 3 के हिसाब से स्टैंडिंग ऑर्डर्स वन सर्टिफाइड कम इन टू ऑपरेशन। अब ये जैसे ऑब्जेक्शंस यहाँ पे आए उसके बाद क्या हो गया? सीईओ ने उसको कर दिया। उसके बाद क्या होगा? ये 30 डेज़ में, ये 30 डेज़ के अंदर ये क्या हो जाएंगे? ये वैलिड हो जाएंगे। ठीक है। अगर एक बार ये सर्टिफाइड हो गए उसके नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? ऑपरेशंस में आ जाएंगे। सेक्शन 7 सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स कम इनटू ऑपरेशन 30 डेज़ आफ्टर सर्टिफिकेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है। तो इसका आंसर है 30 डेज़। विच सेक्शन डील्स विद सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स बाय द एम्प्लॉयर? जो ड्राफ्ट, जो हमने बोला था ना ऊपर कि एम्प्लॉयर जो है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर देगा, यानी ड्राफ्ट क्यों बोला है हमने? क्योंकि अभी तक वो सर्टिफाइड नहीं है। जब एक बार वो सर्टिफाइंग ऑफिसर इनको सर्टिफाइड हो जाए कर देगा तो फिर ये सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो जाएंगे। सेक्शन 3 के अंदर वो जो होगा वो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स भेजेगा सर्टिफाई करने को। ठीक है। ये हमने पढ़ा था विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एक्ट बिकमिंग एप्लीकेबल। ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ
किसके साथ? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? जब तक कि किसी इस्टेब्लिशमेंट में जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं एम्प्लॉयर के, वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स उसमें नहीं लगे हैं, जब तक वो अप्रूव नहीं हुए हैं, सर्टिफाइड नहीं हुए हैं, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के कुछ क्या होते हैं? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी ये मिनिमम ऑर्डर्स हैं, मिनिमम जो कंडीशंस हैं जो किसी भी मायने में उस इस्टेब्लिशमेंट में पूरी होनी चाहिए, लाइक लीव्स, रूल्स और अटेंडेंस वगैरह हर चीज़ को लेके, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ड्राफ्ट, उसके लिए कुछ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, सो वो उसमें लागू रहेंगे। और स्टैंडिंग ऑर्डर जो एम्प्लॉयर अप्रूव कराएगा वो इसी के लिए, इसी के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के साथ, ठीक है। द सर्टिफाइंग ऑफिसर मस्ट सेंड अ कॉपी ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू, किसके पास भेजेगा? जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है ना, कि एम्प्लॉयर जो सर्टिफाइंग ऑफिसर के बाद भेजेगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो उसको भेजना पड़ेगा किसके पास? जो ट्रेड यूनियन या फिर वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, ट्रेड यूनियन या वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव। और इनके पास 15 डेज का टाइम है अपने ऑब्जेक्शंस देने का, ठीक है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर लाइज विथ, किसके पास? अपीलेट अथॉरिटी। इसमें एक अपीलेट अथॉरिटी भी होती है। सो अपील कैन बी मेड टू द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर। जब भी वो ऑर्डर रिसीव हुआ है, चाहे एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन, उनमें से कोई भी अगर वो किसी बात से सहमत नहीं है, सो उसकी अपील किसके पास कर सकता है? अपीलेट अथॉरिटी के पास। स्टैंडिंग ऑर्डर्स डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या हो सकता है उसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, कंडीशन फॉर सस्पेंशन डिसमिसल, ठीक है, शिफ्ट वर्किंग, अटेंडेंस, लीव रूल्स, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स कैन बी मेड आफ्टर 6 मंथ्स, यानी जब वो अप्रूव हो चुका है ना, उसके 6 मंथ्स के बाद ही उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। और 6 मंथ्स के बाद आपने कोई मॉडिफिकेशन करवा लिया तो उसके बाद भी 6 मंथ्स का मिनिमम गैप होना चाहिए, यानी किन्हीं दो मॉडिफिकेशंस के बीच में 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर्स? वर्कमैन क्लासिफिकेशन होता है, शिफ्ट वर्किंग होता है, मिसकंडक्ट रूल्स होते हैं, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बोनस की कोई बात नहीं होती इसमें, क्योंकि इसके लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एक अलग से है जहाँ पे इसकी बातें होती हैं, ठीक है। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यार पूरी इंडिया के ऊपर रहेगा ये वैलिड। वर्कमैन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द एक्ट इज सेम एज इन दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था स्टैब्लिशमेंट्स को लेके। सो जो भी वर्कमैन की डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में है, एग्जैक्टली सेम इसमें रहेंगी। फेलियर टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 13, ठीक है, ये कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शन 13 प्रिस्क्राइब्स पेनाल्टी फॉर फेलियर टू सबमिट और फॉलो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन इसके लिए ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो फेलियर टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, यानी कोई भी स्टैब्लिशमेंट अगर ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उसके पास 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बट उसने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स अब तक सर्टिफाई नहीं करवाया है, सो सेक्शन 13 के तहत उसको पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। पेनल्टी फॉर फेलियर टू सबमिट स्टैंडिंग ऑर्डर्स इस कितनी पेनल्टी लगेगी? सेक्शन 13 में तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन अमाउंट क्या रहेगी? 500 + 50 पर डे कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स अगर एक बार सर्टिफाइड हो जाए तो उसका क्या करना है उसके बाद? डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड, उसको डिस्प्ले करना ज़रूरी है। सेक्शन 9 यही बात करता है कि जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज में। ये जो टेम्परेरी, बदली, कैजुअल एंड परमानेंट, ये किसके टाइप से? वेजेस नो, वर्कमैन क्लासिफिकेशन यस, कहते हैं ना बदली वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, परमानेंट वर्कर्स, सो ये उसके हैं, ठीक है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्लासीफाई करता है वर्कमैन को इनमें, टेम्परेरी, बदली, कैजुअल, परमानेंट। The term industrial establishment under the act includes factory, railways, yes, both A and B. ठीक है, फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं एक बार अगर सर्टिफाइड हो गए तो किसके ऊपर बाइंडिंग रहेंगे? एम्प्लॉयर्स के ऊपर येस, वर्कमैन के ऊपर येस, बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन येस, तीनों के ऊपर वैलिड रहेंगे, ठीक है, जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स बिकम इन्फोर्सेबल आफ्टर, हमने बताया था ना कि 30 डेज आफ्टर सर्टिफिकेशन। एक बार अगर वो सर्टिफाई हो गए और उसके बाद उनकी कॉपीज़ एम्प्लॉयर और उनके पास चली गई, सो उसके 30 डेज़ के अंदर वो क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। हु कैन मॉडिफाई स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कौन कर सकता है? अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स के किसी भी प्रोविज़न में किसी भी जैसे
उसमें वर्कमैन क्लासिफिकेशंस को लेके या किसी बात को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, सो वो एम्प्लॉयर भी कर सकता है, यस, वर्कमैन भी कर सकता है, यस, ठीक है। सो आइदर पार्टी विद एप्लीकेशन टू सर्टिफाइंग ऑफिसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सुपर स्टैंडिंग ऑर्डर्स सुपरसीड इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट ओवरराइड, नो, बोथ है नो। इसका ये है स्टैंडिंग ऑर्डर्स, यानी स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू होने से पहले उस इंडस्ट्री में अगर कोई भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, सो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा जैसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर्स वहाँ पे लागू होंगे। In which landmark case was it held that standing orders have statutory force and override individual contracts of employment? ऊपर हमने ये चीज़ पढ़ी थी, लेकिन ये बात जो डिसाइड हुई थी, एक कोर्ट केस हुआ था, वो था वेस्टर्न इंडिया मैच कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन 1973 में। इसमें ये बोला गया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो है उनके पास स्टैट्यूटरी फोर्स है, यानी अगर उसके लागू होने से पहले का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा तो वो उसको क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। यानी जब स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट लागू होगा, सो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। द स्टैंडिंग ऑर्डर्स वंस सर्टिफाइड आर बाइंडिंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है। अंडर सेक्शन 10 में बोला गया है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर्स वैसे तो 6 मंथ्स में मॉडिफाई किए जा सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो जो बाइंडिंग होते हैं 1 साल तक वो बाइंड करते हैं, उसके बाद फिर वो रिन्यू हो सकते हैं, वापस सर्टिफाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। अंडर सेक्शन 10-12 मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ लेबर कमिश्नर, नो। कोर्ट अप्रूवल, नो। पार्लियामेंट्री सैंक्शन, नो। सबमिशन टू सर्टिफाइंग ऑफिसर, जिसने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को बनाया है मॉडिफाई भी वही करेगा। इफ नो ऑब्जेक्शन इज फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम टू ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स द सर्टिफाइंग ऑर्डर शेल, ठीक है, सर्टिफाई द ड्राफ्ट एज इट इज, सिंपल सी बात। यानी हमने बताया था ना कि एम्प्लॉयर जो है स्टैंडिंग कॉपीज़ की 5 कॉपीज़ विद इन 6 मंथ्स सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजेगा, और वो भेजेगा ट्रेड यूनियन के पास, जिनके पास 15 डेज़ का टाइम है कोई ऑब्जेक्शंस भेजने का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्शंस नहीं भेजते हैं, तो जो तो यही माना जाएगा कि ये जो एम्प्लॉयर ने जो भेजा हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर, इससे ये जो वर्कमैन की जो यूनियन है और जो वर्कमैन्स है वो सेटिस्फाइड है, वो कोई चेंजेस नहीं चाहते। सो जो सर्टिफाइंग ऑफिसर होगा वो उस ड्राफ्ट को, जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसको वैसे ही सर्टिफाई कर देगा। अंडर द एक्ट, अ बदली वर्कमैन मीन्स अ टेम्परेरी वर्कर ऑन प्रोबेशन, अ सब्सटीट्यूट फॉर अ परमानेंट वर्कर, अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय या फिर कैजुअल वर्कर। सो इसका ऑप्शन है बी, अ सब्सटीट्यूट फॉर अ परमानेंट वर्कर, ठीक है, बदली वर्कर बोलते हैं उसे। इन द एब्सेंस ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर विच अप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो अगर कोई सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स नहीं है किसी इस्टेब्लिशमेंट में, तो वहाँ पे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई होंगे, वहाँ पे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई होंगे इन द एब्सेंस ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। विच सेक्शन एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स? कौन सा सेक्शन बोलता है? इट्स सेक्शन 15। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे मेक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है। यानी एम्प्लॉयर जब अपना ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर भेजता है, उससे पहले जो है, मतलब किसी भी तब तक अगर जब तक उसके पास कोई स्टैंडिंग ऑर्डर्स की स्टैब्लिशमेंट नहीं लग रहा, तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू होंगे, ठीक है, और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है। द सर्टिफाइंग ऑफिसर डिसीजन रिगार्डिंग फेयरनेस और रीजनेबलनेस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स वॉज एडेड बाय, ये जो ऐड किया गया था, ठीक है, कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स द सर्टिफाइंग ऑफिसर डिसीजन है रिगार्डिंग फेयरनेस और रीजनेबलनेस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर वॉज एडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, यहाँ पे ये ऐड किया गया था। द सर्टिफाइंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट एक्सरसाइजेस, कौन सी पावर रहती है सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती है, या फिर क्वासी जुडिशियल, एडवाइजरी, या फिर मिनिस्ट्रियल। सो उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स रहती हैं, ठीक है, यानी वो दोनों की बात सुनेगा, एम्प्लॉयर्स ऑफ वर्कमैन्स, एविडेंस वगैरह देखेगा, इसलिए इसको क्वासी जुडिशियल पावर कह सकते हैं। दी अथॉरिटी टू हेयर अपील्स अंडर सेक्शन 6 इज अपॉइंटेड बाय, यानी अगर उनमें से कोई भी वर्कमैन या फिर एम्प्लॉयर में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजन से, सो वो अपील किसके पास करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, चीफ लेबर कमिश्नर के पास, या फिर हाईकोर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अपॉइंटेड बाय, सॉरी क्वेश्चन ही थोड़ा समझने में दिक्कत होगी।
ऑथोरिटी टू हेयर अपील तो वैसे अपीलेट अथॉरिटी है ना, मैं उसी को ऑप्शन में ढूंढ रहा था, अपीलेट अथॉरिटी ये। लेकिन जो ये अपीलेट अथॉरिटी है ना, जो अपील सुनेगी, इसको अपॉइंट कौन करता है पूछ रहा है, तो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट्स दी अपीलेट अथॉरिटी। अपील अंडर सेक्शन 6 मस्ट बी फाइल्ड विद इन कितने टाइम में, 30 डेज में, ऑर्डर रिसीव होने के 30 डेज के अंदर। इन सालेम इरोड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज़ यूनियन 1966, द कोर्ट हेल्ड दैट स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर एडवाइजरी, स्टैंडिंग ऑर्डर्स ओवरराइड कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैव नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसमें ये बोला गया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी हैं वो उनका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, यानी वो पहले से लागू नहीं किए जा सकते। जिस पॉइंट पे वो अप्रूव हुए हैं वो उसी दिन के बाद से वैलिड रहेंगे। Which of the following subject is mandatory under Schedule 1 of the Act? Retirement age, termination procedure, conditions for shift working, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट, इट्स कंडीशंस फॉर शिफ्ट वर्किंग, ठीक है। ये मैंडेटरी है शेड्यूल 1 के अंदर। मतलब शेड्यूल 1 जो है ना इस एक्ट में, उसमें अलग अलग मैटर्स लिखे गए हैं, लाइक शिफ्ट वर्किंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, अटेंडेंस, मिसकंडक्ट, लीव रूल्स। यानी जो शेड्यूल 1 है इसमें वो सारी चीज़ें मैंशनड हैं जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। सो कंडीशन फॉर शिफ्ट वर्किंग भी उसका एक पार्ट है। द लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स इज गिवन इन शेड्यूल 1, ठीक है। शेड्यूल 1 में हमने पर पढ़ा था ना, तो इसमें वो सारे मैटर्स हैं जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मेंशन होने चाहिए, ठीक है। वो सारे कहाँ लिखे गए हैं, वो मैटर्स शेड्यूल 1 में लिखे गए हैं, और ऐसे लगभग 11 मैटर्स होते हैं। हाँ, इट कंटेन्स 11 मैटर्स टू बी कवर्ड इन द मैंडेटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर अंडर शेड्यूल 1, यानी लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन किसमें, स्टैंडिंग ऑर्डर में। सो इनमें से कौन इंक्लूडेड, वर्कमैन क्लासिफिकेशन होगा, अटेंडेंस एंड लेट कमिंग होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़, और मिसकंडक्ट एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, ये तो होगा। मेरे हिसाब से सी है इसका ऑप्शन, ये मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होंगी क्योंकि ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर आती है। इफ देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर विच विल प्रिवेल, सिंपल सी बात है, जो सर्टिफाई होगा वही प्रिवेल करेगा। वट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद स्टैंडिंग ऑर्डर्स, सिविल लाइबिलिटी ओनली, क्रिमिनल लाइबिलिटी, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है ना। दी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, सिंपल सी बात है, किस में अप्लाई नहीं करता है ये, लेस देन 100 वर्कर्स, या बिकॉज 100 वर्कर्स मिनिमम होने चाहिए, सो उससे कम अगर है तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड सर्विस रूल। स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर स्टैट्यूटरी, सर्विस रूल्स आर स्टैट्यूटरी, बोथ आर एडमिनिस्ट्रेटिव, नन। तो ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं ये स्टैट्यूटरी हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है सर्विस रूल्स और स्टैट्यूटरी रूल्स में। और जो सर्विस रूल्स हैं वो एक तरीके के इंटरनल रूल्स रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस क्लैरिफाइड दैट स्टैंडिंग ऑर्डर्स कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय प्राइवेट एग्रीमेंट, यानी अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू हैं तो उसके बाद एम्प्लॉयर और वर्कमैन ने कोई अपने आपस में कोई प्राइवेट एग्रीमेंट करा दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, माना सिर्फ स्टैंडिंग ऑर्डर जाएगा। ये किसने बोला गया था, ये बकिंगम एंड कार्नेटिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस वेंकटैया, इस केस में बोला गया था। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बिकम एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली आफ्टर कितने टाइम बाद, फ्रॉम द डेट, या तो 6 months ऑफ नॉन सबमिशन, 30 days ऑफ नॉन सर्टिफिकेशन फ्रॉम द डेट एक्ट अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट। ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात चल रही है, ठीक है, सर्टिफाइड वालों की बात नहीं चल रही। जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो तो तभी से लागू हो जाएंगे जब से ये एक्ट उस पर लगा हुआ है, यानी क्योंकि जब एक्ट, ये जो एक्ट है, जब किसी भी फैक्ट्री में ये जो एक्ट है वो लगेगा तो उसके बाद उसको 6 months के अंडर क्या करना होता है, अपनी स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना के सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजना पड़ता है ना। सो वो 5-6 महीने तक ऐसा 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 तो नहीं है कि वहाँ पे कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स उस वहाँ पे उस फैक्ट्री में नहीं लगेगा। तो उस पीरियड में जब तक कि उसके जो इंडिविजुअल जो उसके स्टैंडिंग ऑर्डर है वो सर्टिफाइड नहीं हो गया तब तक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स वहाँ पे लगेंगे। सेक्शन 47 है, विथ सेक्शन डील्स विद टेम्परेरी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। सेक्शन 12A, 13A, 10A, 11 इसका है 12A, टेम्परेरी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हमने पर बात करी थी, सेक्शन 12A में आता है ये। अंडर सेक्शन 13 है, हु डिसाइड्स इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूट्स ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, यानी स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखी हुई किसी बात को लेके भी अगर कोई संदेह हो रहा है, कोई किचकिच हो रही है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, सो ये डिसाइड कौन करेगा उसके इंटरप्रिटेशन को, सर्टिफाइंग ऑफिसर, एप्लेट अथॉरिटी, लेबर कोर्ट या सिविल कोर्ट, नहीं, इसका आंसर है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट के हाथ में पावर है, ठीक है। The Standing Orders Act primarily seeks to promote collective bargaining, industrial peace through codified employment terms, workers' participation in management and wage revision, so industrial peace through codified employment terms. Which of the following statement best summarizes the spirit of the Act? It gives workers collective rights, it codifies individual employment terms uniformly, it regulates strike and work lockouts, no, it enforces minimum wages, no. इसका it codifies individual employment terms uniformly. Simple सी बात, स्टैंडिंग ऑर्डर।
सो यहाँ पे 50 MCQ की सीरीज़ हमारी इस पर्टिकुलर एक्ट को लेके कंप्लीट हो चुकी है। हम नेक्स्ट वीडियोस में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग लेबर लॉस के उनको इंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पुराने ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उनको हम लोग इसमें इंक्लूड करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे एक आइडिया आता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।